सभी साथियों को जोहार, जय मूल निवासी साथियों। आज हम लोग माननीय धर्मू एक्का जी से हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं और मैं हमारे धर्मू एक्का जी को मैं स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद। तो आपके दर्शक, आपके चैनल को देखने वाले जितने दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी वर्तमान समय में चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुका है और जो प्रत्याशी हैं कुछ लोग जीत गए और कुछ लोग हार गए। तो ये जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें आपको क्या अनुभव आया? देखिए, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों जो लोग चुनाव में भाग लिए, सरपंच पद के लिए, जनपद के लिए, जिला सदस्य के लिए, कुछ लोग हार गए, कुछ लोग जीत गए। बहुत सारे हमारे साथी जो चुनाव के मैदान में थे, पंचायत सरपंच प्रतिनिधि के रूप में, जो हार गए वो लोग बहुत ही ज्यादा मायूस हैं। कुछ लोग हारने के बाद में भी आगे अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो हमारी निगाह में ये लगता है कि ये पंचायत चुनाव जो है, ये पंचायत की लड़ाई है, ये बहुत छोटी सी लड़ाई। हमारे मूल निवासी समाज को अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना है। मूल निवासी समाज को पूरी तरह से व्यवस्था में परिवर्तन ला करके स्वयं मूल निवासी समाज को सत्ता पे पहुंचना है। हमारे लोगों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। पंचायत में हार गए कोई बात नहीं, लेकिन आगे की लड़ाई को जारी रखना चाहिए। तो जैसे जो हार गए उनको यानी आने वाले समय के लिए ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, ऐसा समाज के द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन जैसे अभी का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में सबसे ज्यादा यानी पैसे से वोट खरीदने की बात सामने आई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हमारे लोगों को वोट बेचना चाहिए या वोट खरीद के वो करना चाहिए? देखिए, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में पंचायत से लेकर ऊपरी लेवल तक चुनाव के मैदान में हमारे लोग आते हैं, उन तमाम सारे लोगों को लगातार जनता से संपर्क रखना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। आप यदि समाज के लिए सही काम करते हो, समाज के दुख दर्द में हाथ बटाते हो, तो लोग आपको पहचानेंगे और स्वयं आपके बारे में लोग ही प्रचार करेंगे। लेकिन आपको अभी जो पंचायत चुनाव है उसमें ये देखने को मिला कि उनका समाज में कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वो पैसे के बल पे वो वोट जीत करके आए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो लोग पैसे के बल पे अगर जीत के आए हैं, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके पास वोट नहीं है, जिनके समर्थन में लोग नहीं है, उनको वोट खरीदना पड़ा। और जो लोग ईमानदारी से समाज के हित में काम करते रहे, अगर जनता जागृत है, वहां पर लोग अपने आप को पैसे से नहीं बेचने का काम किया और ईमानदार प्रत्याशी को चुनाव में जितवाया। लेकिन पैसे से जो आदमी जीत के आया है, वो यहाँ पहुंचने के लिए इतना खर्चा किया है, तो जीतने के बाद लोगों के मन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए या इसके लिए चिंतन करना चाहिए कि वो व्यक्ति भविष्य में क्या जनता के हित में काम करेगा, जनता को बराबर न्याय दिलाने का काम करेगा। ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब बाबा साहब का समय आया था और बाबा साहब चुनाव मैदान में थे, तो बाबा साहब यानी इतनी बड़ी हस्ती को हराने के लिए एक पांचवी फेल व्यक्ति को या पांचवी पास व्यक्ति को खड़ा किया गया था और वहां पर इतना सारा पैसा लोगों में बांटा गया था और बाबा साहब को हरा दिया गया था। तो ऐसा ही जो रीजन है हमारे समाज में देखने को मिला, जो सच्चे प्रत्याशी थे, अच्छे प्रत्याशी थे, ऐसे लोगों को हराने के लिए यानी पैसे का उपयोग किया गया। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जो प्रत्याशी समाज के हित में काम करने वाला है और व्यवस्था की समझ रखता है, कानून की समझ रखता है, और कानून की समझ रखने की वजह से वो लड़ाकू होता है, तो लड़ाकू व्यक्ति के अगर सत्ता में आने से जो अन्यायी व्यवस्था को बनाए हुए लोग हैं, अन्यायी व्यवस्था को बरकरार रखने वाले सत्ता पे काबिज हैं,
वो नहीं चाहेंगे कि उसको आना चाहिए, इसलिए उसको 5वीं फेल या 4थी पास आदमी को सामने ला करके पैसे की ताकत पर उसको जिताने का काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया गया। इसी तरह आज भी है। आज हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो दिन रात समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को सही मार्ग दिखाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेलने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेज करके उनको सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जितने भी हमारे समाज में अगर देखा जाए तो हमारे समाज को प्रतिनिधित्व विहीन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प को खड़ा किया गया और जो लोग षड्यंत्र करना चाहते थे उनके पास में केवल एक विकल्प है, लेकिन हमारे समाज के लोग बहुत सारे विकल्प के रूप में उभर के आए और उन लोग अपने समाज में ही हार गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा जो समाज है ये बिना सोचे क्योंकि हमारा समाज रणनीति प्लानिंग करता नहीं है। उनकी जो व्यवस्था है, सत्ता चुनाव का जो प्रक्रिया है, उसमें अब चुनाव का दिन आ गया तो बिना सहमति का इकट्ठे इधर से उधर से सब तरफ से फॉर्म जमा कर देते हैं और लोग आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपस में ही उनका वोट बढ़ जाता है बिना प्लानिंग की वजह से। अगर सही प्लानिंग करके किसी भी लड़ाई को अगर हमारे लोग लड़ते हैं तो प्लानिंग किए बगैर अगर लड़ते हैं तो उसका गलत परिणाम ही आएगा। अगर प्लानिंग करके हमारे लोग अगर लड़ाई लड़ते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। कहीं कहीं पर लोग प्लानिंग करके लड़े और जो पुराना जो प्रत्याशी था उसको हरा दिए हैं। तो इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी ये जो वोटिंग हुआ पंचायत चुनाव में, इसमें बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट आए कि हमारे लोगों को हराने के लिए, यानी इनके द्वारा तो एक तो विकल्प खड़ा कर दिया गया, दूसरा उस विकल्प को खड़ा करने के बाद में यानी दुश्मन लोग उसको खड़ा कर रहे थे, यानी हमारे लोगों को टुकड़े में विभाजित करने के लिए ऐसा उनके द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा था। तो कुछ जगह ऐसा भी आया कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वे लोग पैसे बांटते नजर आए, चादर कंबल बांटते नजर आए, कहीं कहीं डेगची कढ़ाई चद्दर ये सब बांटते नजर आए, कहीं कहीं तो पैसा भी इतना ज्यादा वितरण हुआ। तो ऐसे लोगों के ऊपर में शासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, और अगर कार्रवाई करती है तो किस टाइप का कार्रवाई करती है, उसको भी थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। शासन की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, ये आपका सवाल है। जो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, आखिर शासन किसका है, ये प्रशासन किसका है? जो सत्ता शासन चला रहे हैं, राज्य की व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोग जो हैं, पूरी व्यवस्था पर बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं का शासन प्रशासन है। तो उनके द्वारा स्थापित किया हुआ प्रशासन क्यों इसको रोकथाम करेगा? इसलिए हमारे समाज को इस बात को समझने की बहुत ही जरूरत है। अपना प्लानिंग, अपनी रणनीति स्वयं करना है। कई जगह देखा गया जहां लोग जागृत हैं, पैसा बांटा गया। अब जैसे आपने कहा कि कंबल बांटा गया, कहीं कहीं पर मुर्गा, दारू, ये सारा चीज बांटा गया। उसके बावजूद भी लोग प्लानिंग के साथ, रणनीति के साथ चुनाव लड़े, वहां अपना प्रत्याशी को जीता के सामने लाए। और वो लोग चाहे कुछ भी प्रयास किए हों, पैसा बांटने का, दारू बांटने का, मुर्गा काटने का, बरहा फंडा काटने का, उसके बावजूद भी फेल हो गए, हमारे लोग जीत गए हैं। ऐसा कई उदाहरण है। अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे जो चुनाव हो रहे हैं, यानी ये जो चुनाव है ये अब महंगाई की स्तर को पार कर चुका है, तो जो छोटे लोग हैं वो ऊपर आना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, तो उन लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, इसमें शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो पूरे मूल निवासी समाज को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। माने मूल निवासी समाज का प्रतिनिधि हम ही हैं, हम ही आपका उत्थान कर सकते हैं, हम ही आपको रास्ता बताएंगे, ये उनका सोच है। हमारे लोग स्वयं सोच विचार ना करें, हमारे लोग स्वयं अपना प्लानिंग ना करें, हमारे लोग अपना विकास का रास्ता ना ढूंढें, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, ये सोच लेकर के
सत्ता शासन में बैठे हुए कब्जा किए हुए लोग समस्त मूल निवासी समाज को प्रतिनिधित्व से बाहर करना चाहते हैं। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमारे मूल निवासी समाज को समझना पड़ेगा और इसके बारे में चिंतन मंथन करना पड़ेगा। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। तो जैसा कि माननीय कांशीराम ने हम लोगों को कहा कि अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो ना बिकने वाला समाज पैदा करो, तो इस रणनीति पर हम लोगों को कैसे काम करनी चाहिए या क्या रणनीति होगी इसकी? ना बिकने वाला हमारा प्रतिनिधि हो, इसका मतलब ये हुआ कि समाज के हित में, समाज के न्याय के लिए, समाज के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित उम्मीदवार होना चाहिए। चाहे वो जान जोखिम में डाल करके समाज के हित के लिए लड़ाई लड़े, ऐसा प्रत्याशी को हमें सामने लाना पड़ेगा। और लोगों को, इसीलिए कांशीराम ने ये भी कहा था अपने समाज को जागृत करने के लिए, और वो एक नारा ने पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा समाज का सोच और विचार को बदल दिया। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 75 साल की आजादी के बाद तक अभी तक हमारे लोग अपना वोट दे रहे हैं, दुश्मनों को अवसर दे रहे हैं। वोट हमारा, लेकिन वही दुश्मन बार बार सत्ता में बैठ रहा है। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लोगों को सिर्फ वोट देना है, ये इतना तक समझ है। हमारे लोगों को ये समझ में नहीं है कि वोट का अधिकार सिर्फ वोट देने का नहीं है, मगर राजा बनने का भी अधिकार है। तो ये बात जिस दिन हमारे समाज को समझ में आ जाएगा, तो उस दिन हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा। और इस प्रयास में हमारे कार्यकर्ता साथी पूरे देश में लगे हुए हैं। तो हमारा इस संगठन को, इस तरह के विचारधारा में काम करने वाले लोगों को हमारा साथ, हमारा समाज का साथ और सहयोग मिलना चाहिए, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि साथ सहयोग जरूर मिलेगा। आने वाले 9 अप्रैल को आप लोगों के द्वारा देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, तो इसको आप, यानी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 9 अप्रैल को जो जेल भरो आंदोलन का पूरे राष्ट्रव्यापी घोषणा किया गया है, और हर राज्य के हर जिले से लोग जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। तो जेल भरने का मूल मकसद ये है कि जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के विरोध में लोग जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि ईवीएम मशीन से बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रहा है, ऐसा पूरे देश के लोगों का मानना है। और ईवीएम मशीन से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम जिसको नहीं चाहते हैं, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, चाहे कितनों ही नाराज हैं उस प्रत्याशी से, चाहे पार्टी से, उसके बावजूद भी वही जीत के आ रहा है, ये लोगों के मन में सवाल है। इसलिए लोग आक्रोशित हैं कि ईवीएम मशीन को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। इसी मांग को लेकर के लोग जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर आकर के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को रखा। तो मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो साथियों, आने वाले 9 अप्रैल को पूरे देश भर में जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, और इस आंदोलन की तैयारी के लिए आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विभिन्न जिलों में तैयारी कीजिए, और इसको जिले स्तर पर करना है। तो आप सभी लोग जिले स्तर पर जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उसकी सूचना हम लोगों को भी आप देंगे, ऐसी हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं। और इसी आशा उम्मीद के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों ने हमें देखा, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।